तो हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर का नाम रहेगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंदर आज हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर कंपाइल किए गए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 2026 बोर्ड एग्जाम में उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, क्यों? जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं वो कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं और मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसके अंदर डाले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ह्यूमन आई के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेल में ह्यूमन आई के बारे में जान लेते हैं, फिर इन क्वेश्चन के पास आएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आपके सामने ये डायग्राम दिया है ह्यूमन आई का, तो इसको एक एक पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया की बात करें तो बेटा ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। क्या? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है बेटा, और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? यहीं पे होता है। 70 से 80% के बीच में जितना भी रिफ्रैक्शन होता है कहाँ पे होता है? आपका कॉर्निया पे होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आइरिस पे। तो आइरिस क्या करता है? बेसिकली इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पुपिल। ठीक है, ये क्या करता है? पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है। जब मैं पुपिल की बात करूं तो पुपिल क्या होता है आपका? बेसिकली पुपिल हमारा क्या काम कर रहा होता है कि इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई। ठीक है, तो आई के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए वो कौन मेंटेन करता? वो करता पुपिल। ठीक है, अब एक्वस ह्यूमर की बात करें तो बेटा ये क्या होता है? बेसिकली ये एक लिक्विड होता है। क्या? ये एक लिक्विड होता है। कहाँ पे फिल होता है? देखिए ये वाली जो जगह बेटा यहाँ पे बेसिकली ये बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ठीक है, कॉर्निया और लेंस के बीच में लिक्विड फिल होता है। अब क्रिस्टलाइन लेंस की बात करें तो बेटा ये हमारा जो लेंस है, देखिए, तो जब मैं इस लेंस की बात करूं तो हमारा लेंस ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कैसी इमेज बनाता है? ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, याद रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। चलिए, अब बात करते हैं सिलेरी मसल्स की। सिलेरी मसल का काम क्या होता है? टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये क्या करता है? लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? रेटिना। रेटिना पे क्या बनता है? या बेटा यहाँ पर हमारी क्या बनती है? इमेज बनती है। ठीक है, रेटिना के अंदर बेटा क्या क्या होता है? रेटिना के अंदर दो सेल मौजूद होते हैं, एक रॉड सेल होता है और एक कोन सेल होता है। रॉड सेल बेटा हमारे लिए डिम लाइट में देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डिम लाइट में देखने के कौन सा सेल रेस्पॉन्सिबल होता है? रॉड। और कौन सा? ये ब्राइट लाइट में देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। ये क्या है? विट्रस ह्यूमर। तो इसकी बात करें तो बेटा ये भी क्या हमारा? ये भी हमारा क्या है? हनी लाइक लिक्विड है। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ पे फिल होता है? देखो ये पूरा जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये पूरा ये क्या है? यही आपका विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये और क्या काम क्या है इसका? इट मेंटेन द स्पेरिकल शेप ऑफ लेंस। सॉरी, आई की जो स्पेरिकल शेप है उसको भी कौन मेंटेन करता है? आपका विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है? ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है बेटा? ये क्या करता है? जो हमारे जो इमेज आता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर कर ही काम किसके पास भेजता है? ब्रेन के पास, और फिर हमें इमेज हमारी रेटिना पे बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा काम होता है हमारी आई का। तो चलिए अब सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? देखिए, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू। तो कौन सा पार्ट है ह्यूमन आई का जो कंट्रोल करता है कितनी लाइट ह्यूमन आई के अंदर जानी चाहिए? तो बेटा अभी हमने पढ़ा था, कौन था? पुपिल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड।
तो हमारी इमेज कहाँ पर बनती है, तो बेटा हमारी इमेज बनती है रेटिना पे, अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट, द कॉर्निया इज एन ओपेक स्ट्रक्चर। नो बेटा, ट्रांसपेरेंट होता है हमारा कॉर्निया। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये तो गलत है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज इरेक्ट। इरेक्ट थोड़ी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, ये भी गलत है। द सिलेरी मसल्स हेल्प टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज नोन एज। तो हमें बताना है कि जो हमारी आँख की जो एबिलिटी होती है कि हम जो नियर ऑब्जेक्ट है और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसे हम आसानी से फोकस कर चुके हैं, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं। रिफ्लेक्शन तो होता ही नहीं हमारा, रिफ्रैक्शन भी नहीं, तो वो होता है मेरा पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। डिस्पर्जन अभी हम आगे वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करवाएंगे आपको। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द रेटिना ऑफ द आई कंटेन्स। तो रेटिना जो हमारी आईज के अंदर होता है उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, अभी हमने बताया था आपको, रॉड एंड कॉन सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस ऑफ ह्यूमन आई। तो देखिए अगर हम बात करें, जब हमारी जो आई होती है बेटा, जब उसका फोकल लेंथ की बात करें, जब उसकी फोकल लेंथ कम होती है तो बेटा जो आई का साइज होता है, सॉरी जो कर्वेचर ऑफ आई होता है, कर्वेचर ऑफ आई होता है जब रहता है हमारा क्या, थिक, और जब फोकल लेंथ हमारी आई की ज़्यादा रहेगी तो जो कर्वेचर ऑफ आई रहेगा वो क्या रहेगा, थिन रहेगा, कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक है। तो ये कंडीशन कब की है, फोकल लेंथ हमारी कब कम होती है, जब हमारी सिलेरी मसल्स क्या कर रही होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, क्या, कॉन्ट्रैक्ट। और फोकल लेंथ ज़्यादा कब होती है, जब सिलेरी मसल्स आपकी क्या कर रही होती है बेटा, सिलेरी मसल्स आपकी रिलैक्स रहती हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस फिक्स तो नहीं है, कैन भी इंक्रीज होता है, सही है, कैन भी डिक्रीज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज एज द केस में भी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वाइट जी असोसिएशन में रीजन टाइप है, ठीक है, असोसिएशन है आपका। वाइट लाइट इज डिस्पर्स बाय अ ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर्स। तो चलिए पहले समझ लेते हैं डिस्पर्सन होता क्या है। तो देखिए ये आपके सामने देखो दिया है डायग्राम, तो हम समझेंगे डिस्पर्सन हमारा क्या होता है, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। तो देखिए यहाँ से बेटा वाइट लाइट आती है हमारी, ठीक है, और ये ग्लास प्रिज्म पे टकराएगी तो इससे बेटा ये क्या हुआ, ये 7 कलर्स में बिखर जाती है, इस तरीके से देखो 7 कलर्स में बिखर रही है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सा कलर देखने को मिलता है, रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। बेटा इसी को हम पढ़ते हैं विबग्योर, क्या, इसी को हम पढ़ते हैं विबग्योर, ठीक है। तो अब समझने वाली बात है, देखो हम थोड़ा इसके अंदर समझेंगे तो यहाँ से ऊपर से नीचे आने में, ऊपर से नीचे आने पे यहाँ पे क्या होती है, आपकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है, क्या, वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी बेटा रेड की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वो होगी हमारी वायलेट की, ठीक है। अब जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो सबसे कम डेविएट करेगा, सबसे कम डेविएट करेगा। तो देखिए वाइट लाइट आई, यहाँ से देखो बेटा रेड कलर सबसे कम डेविएट कर रहा है, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो। तो जिसकी सबसे ज़्यादा आपकी क्या है, आपकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, वो कलर सबसे कम डेविएट करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट होता है, जिसमें वाइट लाइट को हम ग्लास फिल्म के थ्रू जब डालते हैं तो क्या होता है, हमें विबग्योर मिलता है, ठीक है। तो देखिए वाइट लाइट इज डिस्पर्स बाय अ ग्लास फ्रॉम इनटू 7 कलर्स। तो असोसिएशन हमारा सही है बिल्कुल। द रेड लाइट बेंड द लीस्ट, कि देखो जो रेड लाइट है सबसे कम बेंड होती है, देखो सबसे कम बेंड हो रही है। वाइल द वॉयलेट द मोस्ट व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पासिस थ्रू द ग्लास फ्रेम, और जो वॉयलेट होती है सबसे ज़्यादा बेंड होती है। तो ये बात बिल्कुल सही अभी बताया था हमने। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट passes through a region having a very fine dust particles with the color of light mainly scattered in that region। तो देखिए बात हो रही है किसकी, वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स। तो वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स हमें कब विजिबल हो सकते हैं, जब हमारी क्या हो, वेवलेंथ क्या हो, सबसे कम हो। जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी वहीं पे तो वेरी फाइन पार्टिकल्स हमें विजिबल हो सकते हैं। रेड की होती है नहीं। देखो विबग्योर की बात करें, विबग्योर, ठीक है, तो बेटा इसमें बेटा यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है ऐसे जाने में। तो देखो रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, उसके बाद ऑरेंज की, उसके बाद किसकी है, येलो की, और उसके बाद ग्रीन की, फिर ब्लू की। तो आपका क्या होगा, ब्लू की सबसे कम वेवलेंथ है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर अस टू परसीव द डे स्काई एज ब्लू। कि हमें बताना है कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से जो डे में जो स्काई का जो कलर होता है ब्लू होता है। तो देखिए, एज सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज ऑल कलर्स आर स्केटर्ड इक्वली। नहीं बेटा, सारे कलर स्केटर्ड इक्वली कहाँ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल गलत है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ। ना बेटा, अभी हमने पढ़ा कि जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ लॉन्गर कहाँ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, द एटमॉस्फेयर कंटेन ब्लू कलर पार्टिकल्स दैट गिव द स्काई इट्स ब्लू अपीयरेंस। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, हमने अभी पढ़ा था। सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स, इसी वजह से स्कैटर ज़्यादा होता है और कलर्स के मुकाबले। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, कलर ऑफ द स्कैटर पार्टिकल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये बात बिल्कुल सही है। रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर इन द एटमॉस्फेयर, अभी बताया था, ये बात बिल्कुल सही है। स्कैटिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर्स ऑफ वाइट लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन एयर, ये बात बिल्कुल गलत है हमारी। ठीक है, तो स्कैटिंग ऑफ लाइट बेटा डिपेंड करता है कि हमारे जो कोलॉइड्स होंगे किसके बीच में, जब कोलिजन होगा ना किसके बीच में, हमारे पार्टिकल्स के बीच में, उस पर डिपेंड करता है। कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स के पे डिपेंड करता है, ना कि डिफरेंट स्पीड इन एयर। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जा, क्योंकि हमसे यही पूछा था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इन द डायग्राम बिलो एक्स एंड वाई आर द एंड कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, द कलर ऑफ वाई रिप्रेजेंट द। तो देखिए ये हमारे पास प्रिज्म दिया है, तो देखो बेटा सबसे ज़्यादा डेबिट हो रहा है एक्स और सबसे कम कौन सा हो रहा है वाई। तो वाई क्या होगा आपका, ये रेड होना चाहिए। तो हमसे पूछा ही क्या है, वाई। तो वाई क्या है, देखिए कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम द अर्थ, बड़ा ये तो ब्लू होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम द मून, ये भी गलत है। कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि डेंजर सिग्नल हम किसका यूज़ करते हैं, रेड कलर का यूज़ करते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर टेक्स प्लेस बिकॉज। तो देखिए ऑल कलर्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन ग्लास, ये बात बिल्कुल सही है कि बेटा जितने भी कलर्स होते हैं ट्रेवल करते हैं सेम स्पीड के अंदर, ग्लास के अंदर। ऑल कलर्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड, नहीं। द प्रिज्म एब्जॉर्ब सर्टेन कलर्स, अभी हमने देखा था कहाँ एब्जॉर्ब कर रहा था, 7 कलर्स को निकाल रहा था कि देखिए, ये देखो यहाँ से व्हाइट लाइट डाली थी तो यहाँ से 7 कलर निकले थे कि नहीं आपके। ठीक है, तो कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। द प्रिज्म रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑल कलर्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन ग्लास। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन ऑन अ वाइट स्क्रीन व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड। तो देखिए अभी हमने क्या देखा था, जब बेटा हम वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो हमें ये 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। तो बेटा जो जब बैंड करते हैं 7 कलर, इसी को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। असर्सेशन कहता है कि द रेनबो या नेचुरल स्पेक्ट्रम सनलाइट
इन द स्काई, रीज़न है कि रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। तो सबसे पहले हम आपका रेनबो समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रेनबो दिया है, तो देखिए बेटा ये क्या है आपका सन, सन से क्या है आपकी वाइट लाइट आ रही है, ठीक है। अब देखो ये बाहर क्या है एयर, और अंदर क्या है बेटा वाटर। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमारी क्या वाटर ड्रॉपलेट है, ये क्या हमारी है, ये हमारी वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब देखो एयर से जो ये रे बेटा किसके अंदर जा रही है, वाटर के अंदर जा रही है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन। अब देखिए अब जैसी अंदर जाएगी तो बेटा देखो ये आपकी कौन सी रे है, ये बेटा आपकी वॉयलेट कलर की रे है, और ये कौन सी आपकी रेड कलर की है। और वॉयलेट कलर की ने सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा बैंड होगी, और रेड वाली सबसे कम होगी बैंड, मतलब बेसिकली यही तो सबसे ज़्यादा डेविएट होगी वॉयलेट वाली, और रेड वाली का कम होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और हमने बताया था जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे कम क्या होगी, डेविएट होगी, ठीक है। अब देखो इस तरीके से, अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला बेटा, यहाँ आपको देखने को मिला डिस्पर्जन। क्या देखने को मिला, डिस्पर्जन, ठीक है। अब जैसे ये रे अंदर आएंगी तो बेटा यहाँ से रिफ्लेक्शन के थ्रू बाहर जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। इधर से रिफ्लेक्शन की तरफ बाहर चले जाएंगी। तो अब अंदर हमें देखने को क्या मिलता है, अंदर हमें देखने को मिलता है TIR, बेसिकली से बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमें क्या देखने को मिलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब भी रेनबो बनेगा तो रिफ्रैक्शन भी होगा आपका, डिस्पर्जन भी होगा और आपका रिफ्लेक्शन भी होगा। ये पेपर CBSE आपके CBSE बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताइए कि रेनबो के अंदर कौन कौन से फिनोमेना देखने को मिलते हैं। तो आपका रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, डिस्पर्जन देखने को भी मिलता है और रिफ्लेक्शन देखने को भी मिलता है, ठीक है। अब बात आती है कि आपका जो जो रेनबो है वो बनेगा कहाँ पे। तो बेटा आपका जो रेनबो बनता है वो बनता है आपका यहाँ पर, कहाँ, इस जगह पे आपका रेनबो देखने को मिलता है, इस जगह पे, ठीक है। आपका रेनबो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो चलिए तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हमें कि एसोसिएशन है द रेनबो या नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सही बात है बेटा, आपका जो रेनबो होता है क्या होता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड, ओवरहेड थोड़ी था बेटा, ऊपर थोड़ी है। देखो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वर है, तो क्या रेनबो तो यहाँ बना है, ठीक है। तो ओवरहेड नहीं, बिहाइंड द ऑब्जर्वर, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, असर्सेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। असर्सेशन एंड रीजनिंग टाइप सवाल है ये भी। देखो असर्सेशन कहता है कि मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। रीजन है कि फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ एप्रोप्रिएट पावर आर प्रिस्क्राइब्ड बाय आई सर्जन्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा आपको ये समझना है, देखो ये देखिए बेटा फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, ये बेटा बिल्कुल इस जो ये वाला डायग्राम इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। आँख बिल्कुल सही है, इस वाली डिफेक्ट, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है इस वाली में। तो ये होना चाहिए फार पॉइंट नॉर्मल आई का, ठीक है। तो देखो जब मायोपिक डिफेक्ट हो जाता है बेटा, मायोपिक डिफेक्ट में बेसिकली दूर का नहीं दिखता है, क्या दूर का दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो देखो दूर का अच्छे से नहीं दिखता है। तो अब देखेंगे थोड़ा इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखो जब मायोपिक डिफेक्ट हो गया तो आपकी जो इमेज है क्या बन जाती है, रेटिना से पहले। देखो यहाँ से लाइट रेज आती हैं और वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है रेटिना से पहले ही, ठीक है। इमेज बननी चाहिए थी आपकी रेटिना पे, लेकिन आपकी इमेज बन जाती है रेटिना से पहले, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिफेक्ट को सही करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। कॉनकेव लेंस क्या करेंगे, देखो इस तरीके से रेज ऑफ लाइट आती हैं, तो ये क्या करेंगे, जो रेज ऑफ लाइट यहाँ पे कन्वर्ट हो रही थी उन रेज ऑफ लाइट को ये लेके जाते हैं कहाँ पे, रेटिना पे। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है कि इन जो रेज ऑफ लाइट को जो रेटिना से पहले कन्वर्ट हो रही थी उन्हें रेटिना पे जाके बना देता है। तो इस तरीके से आपकी आई डिफेक्ट है जो मायोपिया का वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए मायोपिक आई कैन नॉट बी सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है, अभी हमने बात करी। रीजन है फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। नो बेटा कन्वर्जिंग लेंस नहीं, डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, ठीक है। तो ए इज ट्रू बट, तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उससे पहले हम हाइपरमेट्रोपिया के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, तो देखिए तो ये आपको ये वो वाला डायग्राम दिया जब आई में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से रेटिना पे इमेज बन रही है, ठीक है। अब डिफेक्ट आ गया आई में, आई में अगर डिफेक्ट आ जाएगा तो क्या होगा
कि जो आपका जो इमेज बनती है ना वो रेटिना के बाद बनती है। रेटिना यहाँ पर है लेकिन रेटिना के बाद आपकी इमेज बनती है, तो इसी डिफेक्ट को सही करना है मैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए बेटा हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस। कौन से लेंस यूज़ किए जाते हैं आपके, सॉरी कॉनकेव नहीं, हम यूज़ करते हैं कौन से लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करेंगे कि जो रेज ऑफ लाइट आपकी रेटिना के बाहर कन्वर्ज हो रही थी, यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रही थी ना, तो ये क्या करेंगी, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इन रेज ऑफ लाइट को बनाएगा, कहाँ पे कन्वर्ज कर देगा, रेटिना पे। तो आपकी इमेज कहाँ पे बन जाती है, रेटिना पे। ठीक है, तो ये डिफेक्ट था ये करेक्शन किसका, हाइपरमेट्रोपिया का। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। An old person is suffering from an eye defect caused by weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens. If the defect of vision is A, which can be corrected by lens B, then A and B are respectively. तो देखो एक ओल्ड पर्सन है, वो सफ़र करता है किससे, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, ठीक है, और डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। उसकी जो आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी डिमिनिश हो चुकी है। तो हमें बताना है कि उसे कौन सा डिफेक्ट है, ए और बी बताना हमें कि कौन सा लेंस यूज़ करा जाएगा। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया नहीं, प्रेस बायोपिया एंड बायोफोकल लेंस। तो हम प्रेस बायोपिया उसे डिफेक्ट है और बायोफोकल लेंस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय लेंसेज। तो लेंस के थ्रू कौन से डिफेक्ट को सही नहीं किया जा सकता। मायोपिया बताया था बेटा अभी, कॉनकेव लेंस से सही हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस से। कैटारिस्ट बेटा ये किसी से सही नहीं होता, इसे मतलब मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, प्रेस बायोपिया भी बताया था, बायोफोकल लेंस से यूज़ करते हैं तो सही हो जाता है। तो कैटरिस्ट बेटा किसी से सही नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आईज। तो नियर पॉइंट होता है बेटा 25 सेंटीमीटर, याद रखना है आपको। ठीक है, और पेपर में पूछ लिया जाए फार पॉइंट कितना होता है, तो आपका नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है बेटा इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। अगर कोई पर्सन मायोपिया से सफ़र करता है तो बताइए उसके लिए कौन सी बातें इनमें से सही है। इमेज फॉर्म्स बिहाइंड रेटिना। नहीं, देखो इस पे आइए, बिहाइंड कहाँ बन रही थी बेटा हमारी, देखो इमेज कहाँ पे बन रही थी, देखो ये रहा मायोपिक डिफेक्ट आईज है, तो बेटा इमेज कहाँ पे बन रही है, फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। ठीक है, तो बिहाइंड मतलब पीछे, वो तो बनती है हाइपरमेट्रोपिया वाले केस में। तो चलिए, तो ये क्या बोल रहा है हमसे कि इमेज फॉर्म बिहाइंड रेटिना, नहीं, इमेज फॉर्म ऑन रेटिना, ये भी गलत, इमेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ए स्टूडेंट सिटिंग ऑन अ लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कोई स्टूडेंट है बेटा, वो लास्ट बेंच पर बैठा है, उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ तो साफ दिखता है, लेकिन जो उसने कॉपी में लिखा वो उसे सही नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा, तो उसे कौन सा डिफेक्ट है। तो बेटा उसे डिफेक्ट कौन सा होगा, दूर का किस में नहीं दिखता, मायोपिया में नहीं दिखता ना दूर का। ठीक है, तो द नियर पॉइंट, नहीं दूर का तो दिख रहा है, तो मायोपिया नहीं उसे बेटा, उसे पास का नहीं दिख रहा, तो उसे कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया है। तो द नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज रिसीड अवे। ये बात बिल्कुल सही है कि जो उसका नियर पॉइंट है, जो आइज का क्या कर चुका है, रिसीड कर चुका है, इसकी वजह से उसे पास का नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, 21 की तरफ। ए पर्सन यूज द लेंस ऑफ पावर -2 डायप्टर। देखो अगर किसी लेंस की पावर माइनस है तो इसका मतलब बेटा वो कौन सा डिफेक्ट है, उसके अंदर मायोपिया है। अगर किसी की प्लस में होगी तो इसका कौन सा डिफेक्ट होगा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो ऑप्शन प्लस वाला तो कट ही गया, हाइपरमेट्रोपिया नहीं होगा। ठीक है, और देखो अगर आपके माइनस पावर है मतलब मायोपिया, और मायोपिया को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस। और बेटा कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कौन सी होती है, कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो देखिए प्लस वाला तो वैसे ही कट गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ओरली कर सकते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ +40 सेंटीमीटर इज प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद अनदर फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, द कंबाइंड फोकल लेंथ इज। तो देखो हमें कंबाइंड फोकल लेंथ बतानी, कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f = 1/f1 + 1/f2। ठीक है, तो 1/40 - 1/20, तो एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा, 1 - 2 तो -1/40 हो गया। थोड़ा फोकल लेंथ यहाँ से क्या आ गई, -40 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर।
तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू बेटा 1/f होता है। इन सेंटीमीटर लेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 100 अपॉन फोकल लेंथ दिए 50, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 डायप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें बेटा ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, तो बेटा ट्विंकलिंग जो आपके टिमटिमाते हैं तारे वो किसकी वजह से होता है, वो होता है बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन नो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एयर लेयर, हाँ ये इसी का क्या मतलब है बेटा, इसी का मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं होता। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और बेटा ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका जवाब बेटा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आपको एक और बात हमें अपडेट करनी थी कि बेटा हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी और मैथ, इन सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो अपने चैनल पर हर दिन अपलोड करते हैं। क्लास 10 के लिए डेडिकेटेड चल रही हैं अभी हमारी वीडियोस। सीबीएसई 2026 के बोर्ड एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं, तो बेटा आप इस चैनल से जुड़ सकते हो और आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। वन शॉट से लेकर जितने भी क्वेश्चंस, जैसे केस स्टडी टाइप, एमसीक्यू टाइप, जिस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे उस टाइप के सवाल हम यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। योगेश सर यहाँ पे मैथ की क्लास ले रहे हैं और बाकी सारी क्लासेस बेटा मैं लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।